ये है हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास। ये एक इंट्रोडक्शन होगा हमारा आज इस क्लास में। देखिए, बायोलॉजी से जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, हम सभी को कवर करेंगे। तो इस प्ले लिस्ट को पूरे देखना आप, आपकी बायोलॉजी की अच्छी से तैयारी हो जाएगी। चलिए, आज की हमारी जो क्लास है, जीव विज्ञान सामान्य परिचय, इसको पढ़ने वाले हैं हम। देखिए, सबसे पहले जीव और विज्ञान, जैसा कि इसका अर्थ इसके नाम में ही छिपा हुआ है, बायोलॉजी। बायो मतलब जीवन या जीव, और लोजस माने होता है अध्ययन, जिससे लोही बना हुआ है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीवन का अध्ययन। चलिए, ये तो हमें सभी को पता है क्या है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों, लिविंग थिंग्स हैं, या जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। वही हमारा क्या है? जीव विज्ञान। अब ये जीव विज्ञान जो वर्ड सबसे पहले दिया गया, एक थे हमारे जीव वैज्ञानिक लेमार्क, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। और एक थे ट्रेवी रेनश, ये जर्मनी के रहने वाले थे। 1802 में इन्होंने पहली बार जीव विज्ञान शब्द का यूज किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस स्लाइड से हम याद करें, ये नोट कर लेंगे, लेमार्क और ट्रेवी रेनस का नाम। आइए, अब हमने अभी देखा कि हम जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का या जीवधारियों का। तो सजीव या जीवधारी किसे बोलेंगे, हम पहले ही देख लेते हैं। अब उसी का अध्ययन करना होगा हमें। तो सजीव कौन है? हु इज लिविंग? देखिए, सजीव वो है जो श्वसन, रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो जो श्वसन करता हो उसे हम सजीव कहें। जिसकी वृद्धि होती हो या ग्रोथ होती हो, जिसमें वृद्धि है, ग्रोथ है, उसे हम सजीव बोलेंगे। फिर जिसमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन जो कर सकता हो, उसे सजीव बोलेंगे। पाचन यानी डाइजेशन, जो डाइजेशन कर सकता हो, पाचन करता हो, उसे हम सजीव बोलेंगे, लिविंग थिंग बोलेंगे, हैं लिविंग। फिर है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन जो कर सकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। फिर है प्रजनन, जो रिप्रोडक्शन कर सकता हो, उन सभी को हम सजीव बोलेंगे। तो जो ये सारी चीजें कर सकता है, उसे हम सजीव बोलेंगे। अब वैसे ये एक एक पॉइंट भी है जीव विज्ञान में, ये सभी हम अलग अलग पढ़ेंगे भी। ये सारे टॉपिक पे एक एक क्लासेस भी आएगी। अब जीव, सबसे पहले अगर हम मानव की बात करेंगे, देखिए इनमें से सभी काम करते हैं। श्वसन भी, ग्रोथ भी है, हमें पोषण भी होता है, डाइजेशन, ये सभी काम करते हैं। तो मानव तो सजीव है, इसमें वैसे कोई दो राय है भी नहीं। ऐसे ही अगर हम जो जल में रहने वाली, जैसे मछली वगैरह हुई, तो ये मछली अगर सबसे पहले देखें तो मछली सजीव है, हाँ। फिर अगर पक्षी चिड़िया की बात करेंगे तो ये भी सजीव है, हाँ, ये भी सजीव है। फिर आती है पेड़ पौधों की बात, क्या पेड़ पौधे भी सजीव हैं? देखिए, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, सही बात है। फिर है ग्रोथ, ग्रोथ होती है, हाँ ग्रोथ भी होती है। न्यूट्रिशन भी होता है, पोषण भी करते हैं, डाइजेशन भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं। तो क्या पेड़ पौधे भी हमारे सजीव की श्रेणी में आएंगे? हाँ, तो पेड़ पौधे भी हमारे सजीव की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, क्या पेड़ पौधे सजीव होते हैं? वैसे तो हमने अभी देखा, हाँ पेड़ पौधे सजीव होते हैं, ये आंसर हमें वैसे मिल भी गया, क्योंकि ग्रोथ वगैरह ये चीजें जो है, ये सभी में देखी जाती है। अब बात है, क्या टेबल भी हमारी सजीव है? देखिए, टेबल ग्रोथ नहीं करती है, टेबल में न्यूट्रिशन नहीं होता है। टेबल तो हमारी क्या हो जाएगी? टेबल हमारी नॉन लिविंग थिंग हो जाएगी, निर्जीव वस्तु हो जाएगी। बाकी पेड़ पौधे, अब ये पेड़ तो हमने देख ही लिया था, पौधा भी हमारा क्या होगा? सजीव होगा। और कॉकरोच, कॉकरोच जो होगा हमारा, ये भी हमारा सजीव ही होगा, क्योंकि इसमें भी ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जीव विज्ञान की, अभी हमने देखा ना कि एक तो ये जिन्हें हम जीव बोलते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, जो ये सांस ले सकते हैं, जिन्हें हमें पता है क्लियरली, तो ये तो सजीव है ही है। और पेड़ पौधे, इन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो जीव विज्ञान की शाखाओं की जो मेनली शाखाएं हैं, उनमें एक तो आती है जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी वनस्पति विज्ञान, या बोटनी कहेंगे। इन दोनों के जनक बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जूलॉजी के जो जनक हैं जंतु विज्ञान के, वो अरस्तु हैं। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, अरस्तु की फोटो भी है यहाँ पर। फिर है वनस्पति विज्ञान, बोटनी। तो बोटनी के जो जनक जनक हैं, वो हैं थियोफ्रेस्टस,
ये बोटनी के जनक हैं। ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए साथ साथ में आपको नोट बनाते हुए चलना है। नोट्स जो अपने आप बनाए जाते हैं नोट्स, वो ही सबसे बेस्ट होते हैं। कभी भी किसी के नोट से नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ तो सकते हैं पर बेस्ट जो होंगे वो अपने ही बनाए गए। फिर है, देखिए अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया, 500 से भी ज्यादा प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। तो यही कारण है कि जंतु विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। पहली बार जो अरस्तु हुए, उन्होंने 500 से भी ज्यादा जो अलग अलग प्रकार के जंतु थे उनका उनका अध्ययन किया, उनके बारे में बहुत सारी चीजें बताई और एक पुस्तक बनाई। पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी वजह से इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा गया, क्योंकि इतनी सिस्टमेटिक जो स्टडी की सबसे पहले अरस्तु ने की। फिर ऐसे ही थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरियम एक नाम की पुस्तक लिखी और इन्होंने भी 500 या 500 से भी ज्यादा प्रकार के पौधों का वर्णन किया। यही कारण है कि इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो ये दोनों पुस्तक भी हम याद रखेंगे। अब हमने देखा जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक अगर पूछ ले, ये बायोलॉजी के अगर जनक पूछेंगे तो भी अरस्तु है, और जंतु विज्ञान जूलॉजी के पूछेंगे तो भी अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के अभी हमने देखा थियोफ्रेस्टस है, और एक है साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। तो इसके जनक भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये है हमारे रॉबर्ट हुक। कोशिका का जो विज्ञान है, वैसे इसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास होगी वो कोशिका के ऊपर होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम जीवधारियों का वर्गीकरण। अभी हमने क्या देखा कि इनके बारे में लिखा गया, ये 500 प्रकार के जंतु देखे हमने। तो अब इनको समानताओं के आधार पर इन्हें अलग अलग श्रेणी में रख दिया गया। तो इस वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके पहले अगर हम देखें कि जीव बनता कैसे है, जीवधारियों का वर्गीकरण तो पढ़ेंगे अभी हम। सबसे पहले जीव किसे कैसे बनता है, देखिए जीव की जो मौलिक इकाई होती है उसे सेल कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। मतलब जो हमारे शरीर का छोटे से छोटा सबसे छोटा जो भाग होगा वही हमारा कोशिका है। मतलब हमारे शरीर का जो छोटा सा सबसे छोटा जहां तक हम जा सकते हैं वो न्यूनतम जो चीज है वो कोशिका है, सेल है। और जब सेल बहुत सारी सेल मिल जाए, सबसे छोटा अंग तो है कोशिका, और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाए तो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाए तो उसे हम कहते हैं उत्तक या टिश्यू इंग्लिश में। सबसे छोटा जो है वो सेल है कोशिका, उसके बाद उत्तक है। अब जब उत्तक मिल जाते हैं तो हमारा ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। अंग हो गए। जब अंग का एक ग्रुप हो जाता है तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं या अंग तंत्र कहते हैं। फिर जब ये अंग तंत्र बन गया पूरा तो वो हमारा जीव बन गया। अब जो जीव हैं, जीव बन गए, जीव में जो समानता है उसके बाद उन्हें श्रेणी में रखा गया, जिसे हम अब पढ़ने वाले हैं जीवधारियों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, हमने अभी देखा था कि सबसे जो मूलभूत इकाई होती है वो सेल है। ये सेल सेल जब बहुत सारे सेल मिले, एक ग्रुप ऑफ सेल, उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू। अब टिश्यू जब मिले तो ये ऑर्गन बन गया हमारा, कोई भी अंग। अंग जब मिले तो वो हमारा क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम बना, अंग तंत्र। फिर जब हमारे ये अंग तंत्र मिलेंगे काफी सारे तो वो हमारी क्या बन जाएगा, एक जीव बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत की, सबसे पहले शुरुआत की बात पे चलते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने इसे हमें क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनोमी, वर्गीकी का पिता इसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब वर्गीकरण किस आधार पर होता है, अगर ये पूछे जाए हमसे, तो देखिए किसी भी चीज का अगर हमें किसी श्रेणी में बांटना है तो सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, पहचान जरूरी है। पहले
किसी भी यहाँ पर जीव की बात चल रही है तो जीव की पहले पहचान की जाएगी। जैसे कोई नया जीव, आप न्यूज पेपर में भी देखते होंगे या न्यूज में सुनते होंगे कि नए जीव की पहचान की गई और उसे ये नाम दिया गया। तो सबसे पहले तो नए जीव की पहचान की जाती है ना, तो पहचान हो गई, उसके बाद पहचान की जाती है और जो जीव है हमारे पास श्रेणियां उपस्थित हैं उनके समानताएं देखी जाती है कि किस श्रेणी से उसकी समानताएं मैच आ रही है। अब जिसमें भी वो मैच आएगा उस श्रेणी में हम वर्ग, उसी वर्ग में उसे रख देंगे और उस आधार पर हम उसका फिर नामकरण कर सकते हैं उसकी विशेषताओं के आधार पर, या फिर वैज्ञानिक तरीके जो भी हो सकते हैं। नामकरण के तो खैर बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, तो फिर लास्ट में हमारा नामकरण किया जाता है। तो ये हमारा वर्गीकी का 3 स्टेप हो गए। देखिए कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी, क्या है इसका नाम, सिस्टेमा नेचुरा, और इसमें इन्होंने जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। ये 2 भाग कौन से थे, एक था पादप जगत और एक था जंतु जगत। पादप जगत मतलब प्लांट, जिसमें पेड़ पौधे होंगे उसे पादप जगत कह दिया इन्होंने, और जिसमें हमारे जीव जंतु हो उसे जंतु जगत का। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम कहेंगे कैरोलस लीनियस को। ये इसके 3 स्टेप हैं। वैसे ये पूछा जाना तो मुश्किल है, इनकी बुक पूछी जाती है बहुत बार। सिस्टेमा नेचुरा इस पुस्तक का नाम है और इसमें कितने भागों में बांटा गया ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने 2 भागों में बांटा था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसके बाद भी और वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग श्रेणी में बांटा। इन्हें अब आगे पढ़ते हैं। और इन्होंने क्योंकि शुरुआत की थी तो ये बहुत बार पूछा जाता है। ये कैरोलस लीनियस के हमने पढ़े अभी है ना, दो वर्गों में बांटा। फिर 3 जगत आता है। नेक्स्ट जो हमारे थे अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल थे, इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला तो ये था ही प्लांट वाला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत एनिमल किंगडम, तीसरा जगत इन्होंने बताया प्रोटिस्टा वाला जगत। ये प्रोटिस्टा वाला जगत अमीबा वगैरह जिसमें आएंगे, छोटे जीव जंतु होते हैं, तो ये हमारे इन्होंने तीसरा जगत बनाया प्रोटिस्टा जगत। इन जगत को एक एक करके अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले देख लेते हैं इन कितने जगतों में विभाजित किया, किसके द्वारा। सबसे जो मॉडर्न है हमारा, ये 5 जगत वर्गीकरण वाला है और ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अधिकता में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये जो इसके वर्गीकरण करता है ये है आर.एच. विटकर। आर.एच. विटकर ने वर्गीकृत किया 5 जगत में। ये 5 जगत, पहला तो प्लांट अभी हमने देखा पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, तीसरा प्रोटिस्टा जगत है और चौथा जो बताया इन्होंने मोनेरा जगत बताया। अभी एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे कौन कौन सी जगत है। और एक 5वां बताया इन्होंने कवक, फंगी जगत। तो ये 5 जगत जो कि मॉडर्न जगत वर्गीकरण है, मॉडर्न तरीके का, इन्हें सभी 5 को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में देखिए एक चीज से भी इससे याद रखा जा सकता है, इसमें जीवाणु आते हैं। जो बैक्टीरिया है वे इसमें सभी बैक्टीरिया शामिल हैं। तो मोनेरा बराबर जीवाणु या बैक्टीरिया, अगर इतना भी याद रख लिया जाए तो हम ये याद रख लेंगे कि मोनेरा जगत में कौन कौन से आते हैं। और इन जगत में एक वर्ड ये है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीवाणु आते हैं। जीवाणु तो आते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक देखिए अभी आगे पढ़ते हैं, पर ये कोशिका, अभी हमने देखा था ना कि कोशिका सबसे छोटा अंग है। किसी भी जीव जंतु का सबसे छोटा अंग कोशिका होता है, सेल। तो सेल 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। इनमें यह अंतर है कि केंद्रक झिल्ली जिसमें नहीं होती, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। मतलब वो प्रो है, बिना केंद्रक झिल्ली के ही वो प्रो है, ऐसे याद रख सकते हैं। और जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, ऐसे याद रखा जा सकता है। बाकी इसमें जीवाणु बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा देखिए ये जलीय जीव है और ये कोशिका के किस प्रकार के अंग होंगे, यूकैरियोटिक
प्रकार वाले एक तो यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक कौन क्या था? जिसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित है तो वो यूकैरियोटिक है, जिसमें नहीं है तो वो तो प्रो है। फिर है एक कोशिकीय, जो कोशिका होगी वो एक होगी, एक कोशिका प्रकार के होंगे। इन्हें भी आने वाली क्लासेस में विस्तार में पढ़े। अब उदाहरण देखें प्रोटिस्टा में कौन से हैं। देखिए एक तो जलीय जीव है ना, सीधा सीधा ये याद रखा जा सकता है जलीय जीव से। इसमें भी कौन कौन से हैं? अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और युग्लिना। ये सभी हमारे कौन है? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। अब युग्लिना से एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम पूछ जाता है। युग्लिना जो है ये पादप और जंतु इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है। देखिए इसमें पादप प्रकार के भी और जंतु प्रकार दोनों प्रकार के ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे बीच की कड़ी भी कहा जाता है पादप और जंतु का। किसे? युग्लिना को। यहां से इतना याद रखना है, ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अभी हमने देखा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो इसमें क्या अंतर था? यही अंतर था कि इसमें केंद्रक झिल्ली जो होती है, देखिए यह केंद्रक और केंद्रक की झिल्ली जो है इसमें तो होती है हमारी यूकैरियोटिक में, और इसमें उपस्थित नहीं होती केंद्रक झिल्ली, क्योंकि ये क्या है? ये प्रो है, तो इसे किसी की जरूरत नहीं। ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे आप में से भी अगर बीजेएमआई खेलते होंगे या और कोई सा गेम खेलते होंगे, सीओडी वगैरह, तो जो प्रो हैं तो वो तो सोलो वर्सेस स्क्वाड कर देते हैं, तो बस यही है। नेक्स्ट है पादप, प्लांट। प्लांट में इसे तो वैसे हमें पता ही है, पेड़ पौधे आएंगे इसमें। बाकी इसमें कहा जाए तो इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। पादप जो होते हैं हमारे प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं ना अपना भोजन, तो ये वही कहा गया है। पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग, जो पुष्पीय और अपुष्पीय दोनों प्रकार के पौधे दोनों को सम्मिलित किया गया है, वही बात है ना पादप जगत। नेक्स्ट है जंतु जगत। जंतु जगत सर्वव्यापी। एक तो यह है कि इसका ये नहीं है कि ये पानी में होंगे या कहाँ होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। जो हमने पानी में ही देखे थे अभी, वो कौन सा जगत था? वो था हमारा प्रोटिस्टा जगत। ये सिर्फ जल में ही उपस्थित होते हैं। अब जब देख रहे हैं हम चौथा जगत है जंतु जगत, इसका क्रम नहीं है ये। जंतु जगत जो है ये सर्वव्यापी, ये पानी में भी हो सकते हैं, थल पर भी हो सकते हैं, और ये वायु में भी, आकाश में भी रह सकते हैं, तो सर्वव्यापी है। यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब इनमें केंद्रक जो झिल्ली होगी वो उपस्थित होगी, और बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। इनमें कोशिका एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती है। ठीक है, इनमें उदाहरण जो है, एक तो मानव तो हो ही जाएगा इसमें, हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप। अब ये जेलीफिश वगैरह जो है ये पानी, पक्षी, पक्षी हमारे आकाश में रहते हैं, स्तनधारी जीव है ना, स्तनधारी जीव मुख्य उदाहरण मानव। तो ये सभी जंतु वर्ग में आएंगे। नेक्स्ट है कवक या फंगी। तो ये जीव जो है विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का अर्थ ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। विषमपोषी का अर्थ यही। हमने देखा होगा जहां पर कुछ जीव हो या पादप हो, अगर वो मृत हो गया हो तो वहां पर कुछ फंगी टाइप है ना, कवक टाइप आ जाता है, तो ये वही है। तो ये क्या है? ये सड़े गले चीजों पर ही निर्भर है, तो इन्हें याद रखा जा सकता है वैसे कवक वाले जगत को आसानी से। इनमें उदाहरण जो है मशरूम है जिसकी सब्जी भी बनाते हैं, यीस्ट है, पेनिसिलियम है, ये सब जो उदाहरण है। ये फंगस तो नहीं कहेंगे, सॉरी, फंगी या कवक जगत के उदाहरण। अब आइए कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये है जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारे सभी ऑप्शंस है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान, इसका जनक किसे कहा जाता है? ये भी हम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन दोनों के आंसर क्या हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके और भी जो क्वेश्चन हैं
उन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।